हेलो बच्चों, और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, उन सभी को जो इस समय देख रहे हैं, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, शायद आप लोग जानते होंगे। ऑलराइट बच्चों, तो आज वाला वीडियो कुछ मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये किस तरीके से आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। इससे पहले मेरे सभी गुरुगणों को, मेरे सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। अगर बात करूं टीचर्स की, तो हर एक टीचर जो है उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, और वो पर्सनैलिटी जो है आपको किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती है। एक नाम जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो है संतोष जी सर, संतोष जी शर्मा। सर, आपका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप जिस हिसाब से बिहेव करते हैं ना, वो बिहेवियर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को अपनाऊँ। इतना सादगी से जीना कोई आपसे सीखे, किसी चीज़ को नम्रता से हैंडल करना कोई आपसे सीखे। जिसे कहते हैं चुलबुलापन। आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो चुलबुलापन है ना, वो आपको मतलब अलग से ही बताता है कि यस, दिस इज़ द मैन। गोगराज जी सर, हमें 9वीं 10वीं में मेरा इंटरेक्शन उनके साथ में हुआ था। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो, और उनका जो तरीका था, ऐसा हाथ और फिर चौक ली और खत्म। क्या बनाया? भारत का मानचित्र। मतलब ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो उनकी मात्र 2 मिनट, शायद मैं 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट से पहले तो वो भारत का मानचित्र इतनी जल्दी बना देते थे। बस वो प्रैक्टिस जो है ना उनकी, वो ऐसा लगता था कि हमें भी ऐसा ही मानचित्र बनाना आना चाहिए। मतलब अगर मेरे को उस सब्जेक्ट भूगोल से थोड़ा बहुत भी लगाव हुआ था 9वीं 10वीं में, तो सिर्फ और सिर्फ गोगराज जी सर के कारण है। अदरवाइज़ तो इतना बकवास सब्जेक्ट लगता है भूगोल, सॉरी सर, इतना बकवास सब्जेक्ट लगता है भूगोल। अबे यार, ये क्या है, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन उन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, उनका पैटर्न इतना अच्छा था कि हाँ, ये सब्जेक्ट है कुछ। अशोक जी सर, 8th और 9th में आपसे मैंने साइंस पढ़ी थी, मुझे पता नहीं आपको मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन बायोलॉजी जो है सर, वो आपसे बेहतर, मतलब मैंने किसी को ऐसा पढ़ाते हुए नहीं देखा और इतना अच्छे से समझाते हुए नहीं देखा। अगर आप हमें आगे भी कंटिन्यू करते पढ़ाते हुए, तो शायद मैं बायोलॉजी लेता मैथमेटिक्स की जगह। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। संजय जी सर के न्यूमेरिकल्स, अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो न्यूमेरिकल संजय जी सर, मतलब वो पढ़ाती ऐसे हैं कि उन्हें बस फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ही दिखते हों कि हाँ, फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। कॉलेज लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हुए। प्रहलाद जी सर, जो हमेशा मोटिवेट करते थे, प्रशांत तू कुछ कर सकता है, हर एक बच्चे को वो बोलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनका लगाव मेरे प्रति बहुत ज़्यादा है। वो मेरे को कम से कम ऐसा लगता था कि ये टीचर जो है ये हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। अभी कांटेक्ट में नहीं है प्रहलाद जी सर, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी जगह पर होंगे, उम्मीद करता हूँ सर। धर्मेंद्र नरूका जी सर, उनका मतलब कॉलेज में सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ाने वाले वो टीचर, और इस तरीके से आते थे जैसे कि बच्चों में ही घुल मिल जाएं। उनसे इस तरीके से बात करना, उनकी लाइफ स्टाइल को जानना। बच्चे की लाइफ स्टाइल को जानना हर कोई टीचर नहीं कर सकता, लेकिन वो जानते थे कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं कॉलेज में। शायद वो उस दौर से शायद गुजरे ही थे, शायद उन्होंने पढ़ाते हुए शायद ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और पढ़ाने लग गए थे, इसलिए उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स कैसा बिहेव करते हैं। AH खान सर, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। उनका बोलने का पैटर्न अच्छा था कुल मिला करके। और सादिक खान सर, जिन्होंने हमें कॉलेज में मैथमेटिक्स M1 M2 M3 पढ़ाया। जब सादिक खान सर पढ़ाते थे ना, तो मतलब आप शायद ये बिलीव नहीं करेंगे कि कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास लेता होगा टीचर। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेता होगा, लेकिन सादिक खान सर वॉज द वन।
वो एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, उन्हें पता था कि जो 5 यूनिट करवानी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बच्चे हर एक सवाल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बुक का गौरन कॉल बुक चला करती है मैथमेटिक्स की, स्टैंडर्ड बुक है, एक रावत एंड सोनी बुक चलती है, एक गौरन कौर बुक चलती है। तो गौरन कॉल के एक एक सवाल उन्होंने करवा दिए थे, हर किसी के बस का रोग नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट सर। और अभी की अगर मैं बात करूं, विक्रम जी सर, मतलब अगर फिज़िक्स में मुझे कुछ नहीं आता है या फिर मैं किसी चीज़ में अटक जाता हूँ, मैं बिना सोचे जिस टीचर को फ़ोन लगाता हूँ या व्हाट्सएप कर देता हूँ या मैसेज कर देता हूँ, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़। और वो ऐसे हैं कि उसी समय नहीं, लेकिन हाँ जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, द सेम डे और द नेक्स्ट डे मेरे पास में फ़ोन आ जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा प्रशांत। और वो मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि उन सर का एक्सपीरियंस जो है वो उतना है जितनी मेरी एज है, और जो नम्रता उनमें है। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर कोई फिज़िक्स पढ़ाता है और उसे चाशनी की तरह समझा देता है, इतना मिठास होती है उनके फिज़िक्स समझाने में जिसकी कोई हद नहीं, इतना अच्छे से समझाते हैं वो। यही है कि शायद मैं उन्हीं के कारण ये मान पाया कि हाँ एक्सपीरियंस बोलता है। इससे पहले मैं नहीं कहता था कि हाँ एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड जनों को भी ऐसा देखा है जो वैसा नहीं पढ़ा पाते हैं जैसा उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन विक्रम जी सर वाकई में ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा समझाते हैं कि वो तो दिमाग में जाना ही जाना है, कोई अदर मतलब ऑप्शन ही नहीं है, वो दिमाग में जाकर ही रहेगा। थैंक यू विक्रम जी सर फॉर सपोर्टिंग मी ऑल दिस वे। और बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, पूरन जी सर भी हो जाएंगे, ऐसे टीचर्स जिन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को सपोर्ट किया है, मतलब मेरे सब्जेक्ट के न होते हुए भी मेरे को सपोर्ट किया है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जिनकी डांट में भी बहुत अच्छा लगता था। एक टीचर अजय जी सर केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे हमें, तो अजय जी सर का क्या पैटर्न था, वो नोट करते थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। वो मेरे को 9 से जानते थे मैं कैसा बच्चा हूँ, मेरा बैकग्राउंड जानते थे कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ। तो जैसे 11th में स्विच किया तो उनके अंडर में आए, केमिस्ट्री क्लास टीचर रहे। अब बच्चों 10th से 11th में स्विच करना, फिर 11th में स्विच करना, ये एक अलग फेज़ होता है। ये आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब बच्चा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है कि बस अब मैं उड़ने वाला हूँ, है ना। मतलब उसे अपने आप ही ऐसा फील होने लग जाता है कि वो बड़ा हो गया है। अब अपना क्या था, जब हम क्लास 11th की क्लास अटेंड करने लगे तो शुरुआत में फर्स्ट बेंच में होशियार बच्चे थे, तो फर्स्ट बेंच, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करते करते 8th बेंच और 9th बेंच पर पहुँच गए। सर ने इस पैटर्न को लगातार गौर किया, मेरे को कभी कुछ नहीं कहा। एक चीज़ कहते हैं, जब मैं लास्ट वाली बेंच में बैठा था, रो में बैठा था, बोलते हैं प्रशांत अब इससे ज़्यादा पीछे जाएगा ना तो पीछे 8 से अब तू देख ले। वो सेंटेंस जो था वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि प्रशांत इससे पीछे जाएगा तो 8 से तू देख ले। एक बार में सुधर गया मैं। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। ये टीचर्स वो हैं जो स्कूल लाइफ में मेरे साथ में रहे, मतलब जिन्होंने मेरे को स्कूल लाइफ में या कैसे भी करके सिखाया। ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र टीचर है, मेरे आसपास में भी बहुत सारे हैं। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शायद शिक्षक की तरह मेरे को समझाया कि सर यूट्यूब पे ऐसे काम करना चाहिए, सर यूट्यूब पे जो टाइटल है वो ऐसे डालो तो शायद अप्रोच बढ़ जाएगी, सर आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है, इसे थोड़ा सा और यहाँ पर इंक्लूड कर दो तो शायद आपकी रीच और बढ़ जाएगी। तो आपने भी कुछ इस तरीके से बिहेव किया है जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को समझाता है, एंड थैंक्स फॉर दैट। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि ये YouTube चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके कारण है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना तो ये शायद इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। शायद मेरे को साल भर लग जाता 1000 पहुंचाने में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट, वो बात की बात है, वो देखी जाएगी, वो हुए नहीं हुए लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
लेकिन मेरा ये है कि मैं इसे कम से कम राजस्थान में तो पूरे में पहुंचा पाऊँ इस चैनल को, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोर्स वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल को लिंक नहीं देखा, इसलिए ये ज़रूरत हुई कि हाँ शायद कम से कम राजस्थान के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं या अदर स्टेट्स के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कम से कम वो सिलेबस वाइज तो चीज़ को पूरा कर पाएँ, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे को ज़रूरत महसूस हुई। ऑल राइट, तो मेरे पेरेंट्स, माय वाइफ, माय सिस्टर, मेरा इवन छोटा सा बच्चा भी मेरे को आजकल बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ना। अभी 8 महीने का ही हुआ है 4 तारीख को, और वो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मतलब मैं रोज़ाना एक अलग चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ और वो चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही डायरेक्शन में लेकर के जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था बच्चों, मोटिवेशन अगर आपके एक्सपीरियंस से आपको मिला है, वो मोटिवेशन टिल योर लाइफ आपके पास में रहेगा, आपको हमेशा दिमाग में रहेगा, वो कभी आप भूल नहीं पाओगे। ऐसे मेरे तरीके के वीडियो आप चाहे यूट्यूब पर कितने भी देख लो, वो शायद आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक मोटिवेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये स्ट्रेंथ सिर्फ आपके पास में है। अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को देखो, उनका रिजल्ट को देखो, उससे क्या मिला, उससे क्या सीखा, उसे अपने जीवन में ढाल लो। दैट इज द रियल मोटिवेशन फॉर यू ओनली। इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकता हूं और कुछ नहीं। एक चीज़ जो मैं आजकल के बच्चों में कमी महसूस करता हूं, वो कुछ ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा गौर नहीं कर पाते। बच्चों एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, इस चीज़ को समझना। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, लेट्स सपोज कीजिए कि ही इज़ ऑफ 1 मंथ, है ना, ही और शी इज़ ऑफ 1 मंथ, और वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है, वो ग्रो कर रहा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है वो खाना खाने में आनाकानी करता है। खाना खाने का मतलब आप सभी समझते हैं कि इस समय वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क लेता है और 6 महीने होने के बाद में वो छोटी छोटी चीज़ें लेना चालू कर देता है। लेकिन उसे वो मिल्क देना या फिर उसे वो छोटी छोटी सी चीज़ देना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आसानी से कुछ खाता ही नहीं है। अब इस पैटर्न को समझती है कौन? माँ। वो रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ नया तरीका निकाल ही लेती है जिससे कि वो अपने बच्चे को आसानी से फीड कर पाए, जिससे कि वो उसे कुछ ना कुछ खाना खिला पाए। आप थोड़ा सोचो बच्चों इस चीज़ को। आप खाना नहीं खाते हो, आपके अपना बचपन एक बार के लिए ऐसा फील करो कि जब आप 4-5 साल के थे, 2-3 साल के ऐसे थे, तब आप खाना आसानी से नहीं खाते थे। मतलब खाना खाने में आनाकानी करता है, हर कोई बच्चा करता होगा। शायद मैं कहता हूँ कि 100 में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाने में आनाकानी करते हैं। उन्हें डेयरी मिल्क की टॉफ़ी पकड़ा दो, वो पहले खा लेंगे, लेकिन खाना उतना जल्दी नहीं खा पाएंगे। ठीक है, फिर माँ अलग अलग पैटर्न सोचती है कि आज इसको इस तरीके से खाना खिलाऊंगी, आज इस चीज़ में ये डालूंगी तो शायद इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसको खाना मिल जाएगा, अच्छे तरीके से खा पाएगा। ठीक है, माँ अगर ये प्रयत्न करना ही छोड़ देती, ये प्रयास करना ही छोड़ देती, ये सोचती है अरे ये तो खाता ही नहीं है, क्यों करूँ मैं इसके लिए। अगर माँ के दिमाग में ये चीज़ आती ना, तो वो बच्चा कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं सोचती, वो लगातार प्रयत्न करती रहती है, वो लगातार प्रयास करती रहती है कि ये मेरा बच्चा है और इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। सेम ऐसा ही है बच्चों आपके साथ में। आपको इस समय एक पेरेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। किसके लिए? अपने सब्जेक्ट के लिए। ये सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इतिहास हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट एक बार में ही आ जाए ये शायद संभव नहीं है। आपके दिमाग में एक बार में टिक कर जाए ये शायद संभव नहीं है। आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। एक बार पढ़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार पढ़ा चांसेस हैं नहीं आएंगे, चांसेस हैं पहली बार में आ जाए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। आप क्या करते हो, पहली बार पढ़ते हो, नहीं समझ में आया, फिर बोलते हो सब्जेक्ट ही हार्ड है, सब्जेक्ट ही बकवास है। क्यों भाई, आपने कितना ट्राई किया? ट्राई करने की बात अगर मैं बोलूं तो आप उस टाइम से लो जब आप छोटे थे और आप चलना सीख रहे थे। पहली बार चलने की कोशिश करी, खड़े होने की कोशिश करी, नीचे गिर जाते हो। दूसरी बार कोशिश करी, फिर नीचे गिर जाते हो। तीसरी बार कोशिश करी, फिर नीचे गिर जाते हो। लेकिन आपने लगातार प्रयास किया, तब जाके आप आसानी से खड़े हैं और आसानी से चल पाते हैं, आसानी से दौड़ पाते हैं। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया होता, हाँ, एक बार खड़े हो गए और गिर गए, नहीं भाई लग जाएगी, अब मैं खड़ा नहीं होऊंगा, नहीं,
बच्चा कभी ये नहीं सोचता, वो नीचे गिरता है और वो वापस उठता है। ये बच्चे की खास बात है, मतलब उस छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि मेरे को ट्राई करना पड़ेगा चलने के लिए। तो फिर आप इस एज में आकर के क्यों भूल जाते हो? हाँ, ये एज ऐसी है जिसके अंदर आपको ट्राई करने की मैक्सिमम आवश्यकता है। अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ हम भी कुछ हैं। लेकिन बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नॉट रॉन्ग प्रैक्टिस, इट शुड बी राइट और करेक्ट प्रैक्टिस। अ करेक्ट एंड राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप सही कोशिश सही डायरेक्शन में करते जाएंगे, आपको परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने सब कुछ प्राप्त किया है। लेकिन ये है कि आपको वो प्रगति के राह पर लेकर के जरूर जाएगा। आपकी ग्रोथ लगातार होती जाएगी अगर आप सही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में ट्राई करते जा रहे हैं। तो चीज़ों को अच्छे से एकाग्रचित होकर के पढ़ें बच्चों। एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8th क्लास का है। मुझे नहीं पता ये कैसे मोटिवेट करेगा। मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया, उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मेरे से आप क्या सीखेंगे मुझे नहीं पता, ये आप खुद लोग तय करें। नहीं सीख रहे हैं तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आप खुद तय करें। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि शायद आप मेरे से कुछ सीख पाएँ। मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये 8th क्लास की बात है बच्चों। रींगस जहाँ से मैं हूँ, रींगस का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि खाटू श्याम जी पास में है। श्याम जी का मंदिर फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया फेमस है, ये वर्ल्ड में भी फेमस होगा। तो रींगस में जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पर जिस स्कूल में मैं गया हूँ दैट वाज टैगोर स्कूल, और बहुत फेमस स्कूल है। टैगोर स्कूल के 3 पार्ट, गांव वाली, फाटक वाली और भैरजी मोड़ वाली, ठीक है। अब हम जहाँ से मैंने 8th की, दैट वाज द ब्रांच ऑफ फाटक वाली, मतलब रेलवे स्टेशन के पास में थी। और वो स्कूल ऐसी थी बच्चों जैसे जेल हो, है ना। जेल मतलब इस तरफ भी दीवार और कमरे, इस तरफ भी दीवार और कमरे, और इस तरफ भी दीवार और कमरे, सामने से एंट्रेंस, ठीक है। ये कुछ ऐसा पैटर्न था उसका। एक कमरे के पीछे दूसरा कमरा, ठीक, दैट इज़ लाइक ए जेल। तो उसे लगभग सारे बच्चे जेल ही बोला करते थे कि अब जेल में एंटर हो गए हैं, अब 6 घंटे तक इस जेल में बिताओ, उसके बाद में छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। यहाँ तक कि ये भी हालत थी कि अगर कोई छुट्टी के लिए अपने घर वालों को भी कई बार भेजते थे ना, तो प्रिंसिपल सर खुद बोलते थे कि अगर छुट्टी लेनी थी तो फिर स्कूल में क्यों भेजा था, घर पे रख लेते उसे। और मेरे को पता नहीं क्यों वो सही लगता है, वो बिल्कुल सही था कि जब आपने स्कूल में भेज दिया तो पढ़ने दो ना बच्चे को। हाँ, बहुत ज़्यादा ही आवश्यक कार्य हो तो बात अलग है, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता था कि काम कितना ज़रूरी है। ये शायद उनका एक्सपीरियंस था। तो बात 8th की है। उस समय जब मैंने 8th किया तब न्यू टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड में आया करते थे। 4 ऑब्जेक्टिव जहाँ तक मेरे को याद है बोर्ड में आया करते थे, 4 या फिर 15। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हुआ करता था बच्चों, हमें उसकी तैयारी के लिए हाफ ईयरली के बाद में, मतलब दिसंबर के बाद में, जनवरी के अंदर हमें साइक्लोस्टाइल पेपर देने पड़ते थे। और साइक्लोस्टाइल पेपर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एबीसीडी वाले बहुत सारे सवाल होते हैं, और 1 नंबर के एक लाइन के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो साइंस का साइक्लोस्टाइल, और उसमें 65 क्वेश्चन सर ने तैयार किए, और हमें 1 घंटे का समय दिया, 60 मिनट समय दिए कि 60 मिनट के अंदर आपको 65 सवाल करने हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। फिर जिस दिन वो साइक्लोस्टाइल हुआ, उस दिन ये तय हुआ कि स्कूल की छुट्टी 10 मिनट पहले होगी। पता नहीं किस कारण से हुई थी, लेकिन उस दिन जल्दी छुट्टी हुई थी, तो 10 मिनट पहले छुट्टी। तो सर ने बोला कि देखो जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं सभी को 2 मार्क एक्स्ट्रा दूं, अदरवाइज़ आप 65 का है तो इसे 63 वाले पेपर में कन्वर्ट कर दो। पता नहीं बच्चों की क्या जची, हम सब ने बोला सर 63 वाला पेपर में कन्वर्ट कर दीजिए इसे। हमें ये दिमाग में नहीं आया 10 मिनट कम हो रहे हैं तो कम से कम 5 सवाल तो कम करवाएं, है ना। 65 को 60 पे तो लेकर आएँ, ऐसा किसी बच्चे ने नहीं सोचा। सबने सोचा सर ठीक है 63 पे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है हमारे लिए। अब ओके ऑल राइट, अब सर ने कॉपियाँ चेक कर दी अच्छे से। हुआ क्या, उस दिन नंबर सुनाने के लिए प्रिंसिपल सर खुद थे।
नेक्स्ट 3-4 दिन बाद में उसके। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं श्रीमान प्रदीप जी शर्मा, उनका इमेज जो है बच्चों वो कुछ ऐसा है जैसा वर्ड थोड़ा अलग है लेकिन डॉन आप सभी समझ गए होंगे कि मतलब जिस दिन वो स्कूल में एंटर कर गए पूरी स्कूल चिड़ी चुप, सारे के सारे पढ़ेंगे, किताब में ही दिमाग होगा। कोई ऐसे भी बात से बगल वाले से भी बात नहीं करता था, जैसे पता लग जाता था ना। और ये चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है कि आज प्रदीप सर स्कूल में है, ये लो भाई साहब सब पढ़ने लग गए, ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसी इमेज थी, क्योंकि अगर उनके हत्थे कोई चढ़ गया तो वो फिर गया समझो। अब हुआ ये कि जब वो नंबर सुनाए गए, सुबह सर्दियों का टाइम, 7 बजे की स्कूल, 7 से लेकर 12-15 तक की स्कूल। मैं स्कूल आ रहा था, मेरे को पता नहीं था कि आज सर नंबर सुनाने वाले, नहीं तो मैं जाता ही नहीं। तो नंबर सुनाने वाले थे और मैं स्कूल, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है बच्चों रिंगस में, सर्दियों के टाइम पे कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। अब तो खैर एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हुआ तो कोहरा कम हो गया है, लेकिन उस टाइम तो मतलब आप ये मान के चलो फरवरी तक कोहरे में ही रहता था, वो 7-8 बजे तक का टाइम कोहरे में ही चलता था। तो स्कूल आया, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट था, 1.5 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से उस स्कूल की। तो एंटर किया तो सामने देखा तो प्रेयर हो नहीं रही है, प्रदीप जी सर सामने बैठे हुए हैं और मेरी क्लास सामने है, आगे गर्ल्स बैठी हुई हैं, पीछे बॉयज़ बैठे हुए हैं और सर नंबर सुना रहे हैं। मैं एंटर होता हूँ, सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही मेरे को एंटर होते हुए देखते हैं, प्रशांत मुर्गा बन जा। मैं मतलब ये सोच रहा था कि मैं अभी गेट पे आया ही हूँ और सर बोल रहे प्रशांत मुर्गा बन जाए। मेरे दिमाग में ये था कि शायद मैं लेट हूँ, शायद मैं लेट हूँ। फिर बाद में जब वो नंबर सुनने लगे तो मेरे को समझ में आ गया कि नंबर में कोई लोचा है, नंबर में कोई गड़बड़ है। ऑल राइट, अब उन्होंने नंबर सुनाए। अब ये थोड़ा सिनेरियो समझो बच्चों, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हालांकि लगभग शायद ऐसे स्कूलों में ऐसा ही होता है कि गर्ल्स आगे बैठती हैं, बॉयज़ पीछे बैठते हैं। अब मैं पहला बच्चा था जो मुर्गा बना और मेरे जस्ट आगे गर्ल्स थी, ठीक है। आप सिनेरियो समझ सकते हो कि कैसा फील हो रहा होगा मेरे को। मैं मतलब आंसू ऐसे टपैक 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 सारा, मतलब किसे कहें, ऐसा नर्वस हो चुका था, क्या बताऊं मैं आपको। कि और शर्मिंदगी इतनी कि जिसका कोई पार ही ना हो, कि नंबर कम आए हैं, गर्ल्स के सामने मुर्गा बने हुए। देखो बॉयज़ होते ना क्लास के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो अरे अपना ही भाई है, ये भी कभी मुर्गा बना ही होगा, ठीक है। तो मुर्गा सभी बनते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जो मुर्गा नहीं बना होगा, सबने पनिशमेंट तो खाई ही खाई है, बहुत बार खाई होगी, ठीक है। लेकिन वो सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो गया ना, आपको बिल्कुल क्लास में बिल्कुल फ्रंट में मुर्गा बनाया गया है, पीछे की ओर मुर्गा नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो वो चीज़, फिर नंबर सुनाते सुनाते औरों के भी नंबर आए, मेरे को मेरे नंबर अभी तक नहीं पता थे। क्या हुआ, 3 जने और मेरे बाद में मुर्गा बने, उनके नंबर 20-15 कुछ ऐसे नंबर थे। तो मैं समझ गया कि नंबर मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए दिखते हैं, इस कारण मैं मुर्गा बना हूँ। ऑल राइट, फिर नंबर सारे सुना दिए और फिर खड़ा करते हैं, प्रशांत खड़े हो जाओ। जी सर। कितने नंबर आए पता है? मैं बोल रहा हूँ सर आपने सुना ही नहीं अभी तक। और ये चेहरे का एक्सपीरियंस मेरा अभी हंसने का है, उस समय बिल्कुल भी हंसने का नहीं था, ऐसे सर आपने सुना ही नहीं अभी तक, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। तो 58 केवल 58 नंबर, मतलब 63 में से 58 नंबर ही आए। और मैं ये सोच रहा था 58 नंबर आ गए और फिर भी मैं मुर्गा हूँ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने, ये मेरे मन में चल रहा था, मैं उन्हें कह नहीं पाया, ठीक है। तो वो नंबर मेरे को आज तक याद है, क्योंकि ऐसी इंसल्ट आज तक कभी नहीं हुई थी। फिर उनके हाथ में ज्ञानदास था और उन ज्ञानदास ने पृष्ठभूमि को जो ज्ञान प्रदान किया वो अपरंपार था। वो सिर्फ 2 ही डंडे थे जिसके अंदर चांद तारे सब दिख गए मेरे को। आज तक मैं पिटा नहीं, 8 से पहले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, मैं पिटा नहीं था, वो पहला बार था और सभी के सामने इस तरीके से इंसल्ट, इट वाज फाइट। वैसा पिटना हुआ मेरा, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से हौसला आया, मेरे मन में कहाँ से हौसला आया, और मैं उसी गेट से जिससे मैं एंटर हुआ था रवाना कि सर मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं जा रहा हूँ, इतना बोला और निकल लिया। अब अपन चले गए तो पूरी क्लास देख रही है कि ये कर क्या रहा है। इवन प्रिंसिपल सर वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ये क्या किया इसने, ठीक है। अब हुआ क्या, प्रिंसिपल सर ने
चपरासी को भेजा, जल्दी जाओ उसको बुला के लेकर आओ। वो गया, मेरे पीछे आया, मेरे को जैसे तैसे करके लेकर के आया। मैं ऑफिस में गया, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गया, तो बोला प्रशांत तेरे नंबर 58 आए, ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन तू घर पे क्यों नहीं पढ़ता है? जैसे उन्होंने ये बोला ना, तू घर पे क्यों नहीं पढ़ता है, मैं समझ गया कि घर पे कोई था जिन्होंने सर को कहा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्योंकि इशू ये है कि आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बने थे उस समय। तो प्रिंसिपल सर पे जो गुस्सा था वो ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, घर वालों पे हो गया कि क्यों यहाँ पे, तो मतलब घर का बेदी लंका ढाई वाला सीन चल गया अब। ठीक है, मतलब घर में ही ऐसे हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि मैं तसल्ली से रह पाऊँ। अब खैर घर वालों की बात भी सही थी, मैं पढ़ता नहीं था 8th में, खेलता बहुत था, बाहर घूमना नहीं कह सकते, मैं खेलता बहुत था। ठीक है, तो मैं समझ गया वो ट्रांसफ़र हो गया घर की ओर, सारा का सारा गुस्सा वहीं ट्रांसफ़र हुआ। चलो पूरा दिन हो गया, 12-15 पे छुट्टी हुई और मैं 10 मिनट से पहले मेरे घर पहुंच गया। इतना तेज़ी से उस दिन घर गया। मैंने घर पे पूछा सभी को, क्या चाहते हो, मतलब ऐसा क्या मैंने बिगाड़ा है आप सभी का कि आपने मतलब प्रिंसिपल सर से पिटवा दिया। और मतलब बिना बात के 58 नंबर बुरे नहीं होते हैं किसी हिसाब से, 63 में से 58 तो मैं मानता भी नहीं हूँ कि बुरे नंबर थे, लेकिन उन्होंने पीट दिया सभी के सामने मेरे को। तो उन्होंने बोला कि तू घर पे नहीं पढ़ता, ये तो सही है ना। मैं कहा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन नंबर तो आए ना। तो बोले घर पे पढ़ना चालू कर दे। मैं समझ गया था कि इन्हें इसी बात से इशू है कि मैं इन्हें पढ़ता हुआ नहीं दिखता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अपने घर वालों के सामने नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उनका माइंड इतना अच्छा होता है कि उनको दिमाग में जल्दी ही चीज़ें याद रह जाती हैं। तो मैं समझ गया कि अब पढ़ना तो पड़ेगा, इनके सामने भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अब दिखाना है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी और जितना मैं कर रहा हूँ उतना सही है। लेकिन इन्हें अभी तक विश्वास नहीं है, मेरे घर वालों को थोड़ा बहुत विश्वास मेरे में जगाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, मैंने थोड़ा बहुत उनके सामने पढ़ना चालू किया, लेकिन मैंने खेलना बंद नहीं किया। मैं हमेशा खेला। मैंने मेरी दिनचर्या में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। मुझे खेलना अच्छा लगता था, मेरे दोस्तों के साथ में रहना अच्छा लगता था, मैंने वो किया है बच्चों। ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब मैं वाकई में अच्छे से पढ़ता था, फिर मेरे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं चला करती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना मेरे को खेलना था, जितना मेरे को और चीज़ों में दिमाग लगाना था, मैं लगा चुका होता था। अब सारा दिमाग सिर्फ पढ़ाई में जाता था मेरा। ठीक है, तो जो आधा 1 घंटा या मुश्किल से 1.5 घंटा मैं पढ़ता था, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था। उसके बीच में मेरे को कोई चीज़ और दिमाग में आती नहीं थी। इतना कंसंट्रेशन मेरा पावर अच्छा था कि मैं आसानी से पढ़ पाता था। 8th बोर्ड उस टाइम था, पेपर गए सारे, रिजल्ट आया, नंबर आए 90। उस नंबर को देख कर के मुझे पूरी उम्मीद है सब शॉक हो गए होंगे कि इस इंसान के 90 नहीं आ सकते, क्योंकि जो इतना खेलता हो, मतलब मेरे को सभी चीज़ों का शौक, पतंग उड़ाने का मेरे को शौक है, पटाखे छोड़ने का मेरे को शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक मेरे को बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो दोस्तों के साथ में रहने का शौक मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान दुनिया भर के सारे काम करता है पढ़ाई के अलावा, उसके 90 कैसे आ सकते हैं। लेकिन वो 90 आए तो कम से कम घर वालों को फील हुआ कि ये पढ़ लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा। मैं बच्चों यही चाहता हूँ आपसे भी, कि आपके परिवार वालों को विश्वास हो कि आप कैपेबल हैं, आप काम कर सकते हैं, उनका विश्वास साथ में रहना चाहिए। हाँ, कई बार पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है कि मेरा बच्चा 90-95 लाएगा या 100 में से 100 लेकर के आएगा, लेकिन उन पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चे पे इस चीज़ का कभी प्रेशर मत डालना। आपका बच्चा जैसा है बस उसे थोड़ा बहुत पुश करते रहें कि थोड़ा सा और पढ़ ले, लेकिन कम से कम उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, क्योंकि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पकाएगा, उबाल देगा उस दिमाग को, और कुछ नहीं करेगा। दिमाग गर्म होने से चीज़ें समझ में नहीं आती, दिमाग शांत रहने से चीज़ें समझ में आती हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो उन पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के ऊपर कभी प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि आपका बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसमें शायद कोई और उतना कैपेबल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को साइंस समझ में नहीं आती, लेकिन उनकी इतिहास समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनका हिस्ट्री बहुत पावरफुल होता है। मतलब पता नहीं उन्हें कैसे ही नॉलेज आ जाती है कि इससे ये लिंक हुआ, इससे ये लिंक हुआ, उनका लिंकिंग वहाँ पे हिस्ट्री में था। ठीक है, तो ये चीज़ कम से कम पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी कि हर कोई हर एक क्षेत्र में पावरफुल नहीं हो सकता। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जॉन है जिसके अंदर आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसे वहाँ पर टारगेट कीजिए।
लेकिन बच्चों मैं आपको इतना कहूँगा कि अपने घर वालों का विश्वास जीत लीजिए, क्योंकि घर वालों का विश्वास आपके साथ में है ना, तो फिर आपको किसी और से डरने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर घर वाले ही आपका कवच बन के घूमेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा 90 लेकर आ सकता है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा बच्चा सिंसियर है, मतलब घर वाले ही फिर औरों को बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये मेरा 8th का एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने ये सीख लिया कि अगर आपके घर वाले आप पे बिलीव करते हैं ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, आपको कम से कम पावर मिलेगी कि हाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कम से कम मेरे पास में किसी का तो सपोर्ट साथ में है, और वो सपोर्ट टिल एंड आपके पास में ही रहेगा। एक और है, ये इंजीनियरिंग टाइम की बात है बच्चों। देखिए कैसे आपको बताऊँ, ये चीज़ वैसे मैं रोज़ाना का मतलब ऐसा है कि हर एक सेशन में हर बार मैं बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ, ये इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में छप चुका है। ये इंसिडेंट कुछ ऐसा था, शायद इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की बात है। इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में एक पेपर चला करता था, सिग्नल एंड सिस्टम। वो पेपर न्यूमेरिकल था, उसमें 5 यूनिट थी, 5 में से 4 न्यूमेरिकल थी, सिर्फ 1 यूनिट थियोरेटिकल थी, उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए कि सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। न्यूमेरिकल पोर्शन ठीक ठाक था अपना। और जैसे आपके टेस्ट चलते हैं ना, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ऐसे ही इंजीनियरिंग में टर्म्स चलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सेमेस्टर में 3 टर्म होते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें सिलेबस सबसे कम आता है, 1 या 2 यूनिट आती है। तो हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का फर्स्ट टर्म लगा, उसमें 2 यूनिट थी सर ने, एक न्यूमेरिकल की थी, एक थ्योरी की थी, और पेपर किया, पेपर अच्छा गया मेरा, और नंबर 20 में से 16 आए। सर ने नंबर सुनाए प्रशांत माहेश्वरी, 20 में से 16। देन नंबर सुनाए यति शर्मा, 20 में से 18। मैं ऐसा था कि मेरे को पता था मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है। मैं मेरे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों के कितने भी नंबर आए वो मेरे दोस्त हैं भाई, ठीक है। लेकिन यति शर्मा 18 नंबर, शी वॉज द टॉपर, वो टॉपर थी, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा सा अपने पर उम्मीद ज़्यादा थी, तो मैंने बोला सर मेरे 16 नंबर आए हैं, ठीक बात है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलती की है, आपने नंबर भी काट लिए हैं, कई जगह न चाहते हुए भी आपने नंबर काटे, लेकिन ठीक बात है, मैं आगे प्रयास करूँगा कि आपको नंबर नहीं काटने दूँगा। लेकिन मेरे को उसकी कॉपी देखनी है, वो 18 नंबर कैसे लेकर के आई है वो बता दो बस। तो सर ने उसकी कॉपी मंगवाई, तो ये मेरी कॉपी, ये यति की कॉपी, मैं चेक कर रहा हूँ, पहला सवाल, दूसरा सवाल, ओके, दूसरे सवाल में इसने गलती की है लेकिन नंबर पूरे दिए हैं सर ने, ऑलराइट। ऐसा मैंने 2-3 सवाल देखे, पूरे 5 सवाल ही आए थे, उसमें से 2 सवाल ऐसे थे जिसमें उसका आंसर तो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन सर ने उसको पूरे नंबर दिए थे। मैं बोला सर एक बार आप देखो ना, मेरा वाला आंसर भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, आपने नंबर काट लिया, इसका आंसर भी गलत है, लेकिन आपने इसको नंबर पूरे दिए हैं, ऐसा क्यों? सर का जवाब सुनना, उस जवाब सुन करके आप भी शौक हो जाओ, प्रशांत इसकी कॉपी देख एक बार, तेरे को लगता है इसके नंबर कटने चाहिए? मैं मतलब ऐसा शौक था कि कॉपी देख एक बार नंबर कटने चाहिए, लेकिन कॉपी में काम देख, कितना अच्छा काम किया है। वो जैसे वर्ड बोला ना, कॉपी में काम देख कितना अच्छा काम किया है, कितना सुंदर काम किया है, मैं समझ गया कि सारी रामायण ही सुंदरता की है। मतलब वो कॉपी जो है वो आपका प्रतिबिंब बन गई है अब टीचर के लिए, और वाकई में उसकी कॉपी में वैसा ही काम था। मतलब जो निकाल करके आ रही है, जहाँ उसे पता है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसे इतना सुंदरता से काम किया है, ऐसे साइड के अंदर स्टार लगा करके। वो जो गर्ल्स जो क्रिएटिव काम करती हैं, आप सभी को पता है गर्ल्स बहुत क्रिएटिव होती हैं इस तरीके के काम में, उसने अपनी कॉपी को इतना बढ़िया तरीके से सजाया, और वाकई में उस कॉपी को देख करके किसी के नंबर काटने की इच्छा ना करे भाई, ठीक है। कहाँ अंडरलाइन करनी है, कहाँ स्टार मार्क करके अलग से शो करना है, कहाँ ब्रैकेट को किस तरीके से बनाना है, दैट वॉज ऑसम। और मेरी कॉपी, अगर सब कुछ सही करते हुए भी अगले बंदे की इच्छा ना करे कि कॉपी चेक कर लूँ, उस कॉपी को देख करके मेरे को ये समझ में आ गया कि क्यों मेरे हिंदी के अंदर आज तक डी नहीं लगी, कभी 75 नंबर नहीं आए। मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि अपन काम पूरा करते थे, ऐसा नहीं है कि मैं काम पूरा नहीं करता, लेकिन काम इतना घटिया करते थे कि किसी की इच्छा ही ना करे कॉपी चेक करने की, ठीक है। तो फिर अगले ने नंबर भी उसी हिसाब से दिया, टक 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 टक, चल जितने आ गए उतने ठीक है।
तो मैं समझ गया। हाँ, हालांकि हिंदी में अशुद्धियाँ मैं करता था उसके मान लो, लेकिन अशुद्धियों के इतने नंबर 25-25 नंबर थोड़ी करते हैं अशुद्धियों के हैं। तो मैं समझ गया कि सारी रामायण ही सुंदरता की है चीज़। जो आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से सजा करके सुस्पष्ट लिखो, अगले बंदे की इच्छा ही नहीं करेगी नंबर काटने की। ये इंसिडेंट मेरे साथ में प्रैक्टिकल में वापस से हुआ। इसको आप कह सकते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ में वापस दोहराई गई, लेकिन इस टाइम मैं विनर था। वो कुछ ऐसा था, 3rd ईयर की बात है, एक चला करता है सब्जेक्ट रैंडम वेरिएबल एंड स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, RVSP जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही धांसू सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी है, उसमें स्टैटिक्स है, उसमें रैंडम वेरिएबल्स है, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। और आप कह सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैंने 3 यूनिट से ज़्यादा कभी तैयारी नहीं किया। 2 रैंडम वेरिएबल की थी, आती ही नहीं थी, कभी ट्राई नहीं किया इसलिए नहीं आई। कभी ट्राई करने की सोचता ना, उस टाइम कोई मेरे को मोटिवेट करता, मेरे को पुश करता कि अरे ये देख ईजी है, तो मैं कर लेता, मेरे को पता है, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया ना। ऑलराइट, फिर 3 यूनिट जिसमें आपके पास में प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपके पास में स्टैटिक्स है, सांख्यिकी जिसे हम बोलते हैं, तो वो मेरे को आता था, वो पार्ट भी मेरा अच्छा था। तो इनफ था, 80 नंबर का पेपर है, 3 यूनिट करके आएंगे, 18 थी 54 कितने भी है ना, तो ऐसा अपन 16 थी 48 नंबर का तो अपन कर ही लेंगे, क्योंकि 16 नंबर का हर एक सवाल हो जाएगा ना। चलिए, तो 48 नंबर का अपन काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 48 में से 40 दे ही देगा, इतना काम कर लेंगे। अब वो पेपर आया, पेपर में पहला सवाल देखा, ओके रैंडम वेरिएबल का वैसे नहीं आता, छोड़ दिया, ठीक था। दूसरा सवाल, ओके रैंडम वेरिएबल का है, हाँ नहीं आ रहा है, छोड़ दो, नीचे के 3 सवाल तो अपने ही हैं। ऑलराइट, तीसरा सवाल स्टैटिक्स, सवाल ऐसा पढ़ करके धज्जियाँ उड़ गई, भैया ये सवाल तो गया, नहीं आ रहा। ओके, 2 सवाल अभी बचे हुए हैं 16 नंबर के, 16 दूना 32, पास होने के लिए 28 चाहिए। तो अपने सोचा अभी भी 2 सवाल का ऑप्शन है अपने पास में। ऑलराइट, चौथा सवाल, हाँ प्रोबेबिलिटी, पढ़ करके थोड़ी सी खुशी हुई, पढ़ने के बाद में उतना ही दुख हुआ क्योंकि वो भी नहीं आ रहा था। अब बचा एक ही सवाल, 16 नंबर का 5वां सवाल, ये भी नहीं आता। सिर को ऐसा पकड़ लिया कि आज तो बट्टे खाते में चले गए नंबर, 0 नंबर आना, मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, 0 नंबर आकर ही रहेगा। और पूरी मतलब ऐसा कि काश मैं मतलब क्यों नहीं गया आज बालाजी के, कम से कम प्रसाद ही बोल करके आ जाता तो कुछ तो ऐसा होता पेपर में कि हाँ पास हो जाता। लेकिन अब वो सारा दिमाग चल रहा है, अदर चीज़ों के अंदर दिमाग चल रहा है कि हाँ मंदिर जा करके आ जाता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता, ये वाली चीज़ देख ला, वो सब पेपर को देख करके दिमाग में आया। पेपर को देखने से पहले दिमाग में नहीं आया, पेपर को देखने के बाद में दिमाग में आ रहा है कि ये कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये आपके साथ में भी होता होगा। अब ऑलराइट, अब अपने तो अपना सिर पकड़ लिया, 15-20 मिनट लग गए ये समझने में कि हाँ फेल होना तय है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब किसी से आसपास से पूछने का ट्राई कर लेंगे, देखते हैं। अपन ने गर्दन घुमाई हूँ चारों तरफ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, देखा तो सबने अपना सिर पकड़ रखा है। और जैसे ही ये सिनेरियो देखा अपन इतना खुश, ओके अपन अकेले फेल नहीं है, पूरी की पूरी क्लास ही गई। तो अब घर वालों को भी बोल देंगे कि जब मैं अकेला नहीं हूँ, देखो पेपर ही ऐसा है था कि सबके गिल्ले उड़ गए। ऐसा ही बोलते ना, कोई फेल होता है तो गिल्ले उड़ जाएंगे। ऑलराइट, तो फिर संतुष्टि हो गई। ये कुछ 3 इडियट्स वाला सिनेरियो था, बस वो पहले कंज्यूम हो गया। तो लगा कि हाँ अब ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब फेल है। अब इतनी मन में संतुष्टि आ गई है कि सब फेल होने वाले हैं, तो अब चलो जैसा तैसा करके काम करना चालू कर देते हैं। तो लिया बजरंगबली का नाम और लग गए काम करने में। अब थोड़ा सा, क्योंकि आ कुछ नहीं रहा था, पन्ने ज़्यादा थे, तो क्या करना था, धीरे धीरे सजा सजा करके चीज़ों को लिखना चालू किया। पहला सवाल किया, नहीं आते हुए भी किया, जैसे तैसे मैथमेटिक्स लगाई और करने की कोशिश करी। आधा शायद सही होगा, आधा गलत होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कितना सही था कितना गलत था, लेकिन मैंने करने का पूरा ट्राई किया। वहाँ 1 से लेकर 5 सवाल मैंने पूरे कंप्लीट किए, नहीं आते हुए भी कंप्लीट किए। मैथमेटिक्स को फॉलो करता गया। उनमें से शायद कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। और मेरे को ये उम्मीद थी कि 28 नंबर शायद अगर
किसी ने सद्बुद्धि दे दी टीचर को, या टीचर को तरस आ गया कॉपी को देख करके, तो वो 28 नंबर दे देगा और पास कर देगा। अपन ने पूरा सोच रखा था कि 28 नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं आए तो फिर तो वो एग्ज़ाम देनी है, फिर तो टैग मार्क लग ही जाएगा, जो आज तक लगा नहीं था। ऑलराइट, रिज़ल्ट आया और 80 में से 64 नंबर। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि ये नंबर इतने बढ़ गए। मतलब 4 यूनिट के नंबर दे दिए उसने, 1 यूनिट का नंबर ही कटाया अपना, 64 नंबर। फिर दिमाग में वो चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं कि आपने काम कैसा किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था, जितना आया उसे एलैबोरेट करने की कोशिश की थी, उसे समझाने की अगले को पूरी कोशिश की थी, शायद अगले ने वही गौर कर लिया। तो जितना मेरा सही था उसने सोचा कि नंबर क्यों काटूं, उसने नंबर देने की कोशिश करी और 64 नंबर आ गए, उम्मीद से परे थे। बच्चों, ये चीज़ आपके साथ में भी हो सकती है, और मेरे हिसाब से कई बच्चों के साथ में हुआ होगा कि अगर आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आपने कोई आंसर लिखा और उसमें आपको पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर सवाल ही इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए था, आपने उस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया, मार्क कर दिया, तो टीचर का गौर उसी पे जाएगा। आपका जो फॉर्मूला बना उसे आपने अलग से लिखा, स्टार लगा करके, साइड में स्टार लगाए, ब्रैकेट बहुत अच्छा सा बनाया, बीच में आपका फॉर्मूला आ रहा है, वो एक अलग ही इंप्रेशन डालता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है टीचर का आपके प्रति, क्योंकि आप टीचर के दिमाग से खेल रहे हैं आप, क्योंकि टीचर ने आपकी शक्ल देखी नहीं है, तो आपकी कॉपी ही अब आपकी शक्ल है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब आपकी शक्ल कितनी सुंदर बनाई है आपके हाथ में है इस समय, ठीक है। तो आपने जितना बेहतर काम करना है ना, जितना सफाई से काम करना है, उतना अच्छे से सफाई से काम करो, वो नंबर देगा बच्चों। किसी टीचर के नंबर काटने की इच्छा करती नहीं है, आप खुद काम ही ऐसे करते हो कि सर थोक के भाव में नंबर काट लो हमारे। काम बहुत अच्छा करो, सुंदर करो, किसी टीचर की इच्छा नहीं करेगी नंबर काटने की। इसका एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये आज से शायद 6 साल पहले की बात है। मेरा एक स्टूडेंट है विकास, बोर्ड का पेपर, गाउस का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछा गया है, अगर 1 साल की बात छोड़ दे तो गाउस का नियम पूछा ही जा रहा था, लगातार पूछा जाता है वो नियम, और उसके साथ में 4 नंबर का बड़ा सवाल आता है तो गाउस का नियम पूछता है, फिर उसकी कोई ना कोई अनुप्रयोग पूछ लेता है उसका। तो सवाल आया गाउस के नियम के ऊपर और उसका एक अनुप्रयोग था, मेरे हिसाब से समरूप आवेशित चालक छड़ के लिए था कि विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब गाउस का नियम क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। E डॉट ds बराबर 0, सॉरी 0 कहाँ से, मैं उसी का ही लिख रहा हूँ, ये गाउस का नियम है। E डॉट ds बराबर समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, कुछ ऐसा अपन लिखते हैं, ठीक। अब ऐसा लिखना चाहिए था, उस बच्चे के पता नहीं क्या जची, उसने कुछ ऐसा काम किया, और मेरे को बताओ कि क्या ये सही है, क्या ये सही है? आंसर है नहीं, बी तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा B डॉट ds, वो भी किसी बंद पृष्ठ के लिए कितना होता है 0, ये भी एक गाउस का नियम है, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, अगर किसी ने 8वां चैप्टर पढ़ा है तो, है नहीं है ना। लेकिन बच्चे ने उससे किया, और अगर उस बच्चे की आप कॉपी देखोगे ना, 4 मार्क के क्वेश्चन में उसने पूरा ऐसा इसी पैटर्न से किया है। उसको कितने नंबर दिए हैं? 4 नंबर। रीजन क्या था? उसने अपनी कॉपी में शुरुआत में काम इतना बढ़िया किया, पहला सवाल बिल्कुल सही, डॉट टू द पॉइंट आंसर, सही सही, तीसरा सवाल सही, चौथा सवाल सही, 5वां सवाल सही, 6ठा सवाल सही, 8वां सवाल सही। इस तरीके से उसने सारे सवाल किए और बिल्कुल सही किए, जो नहीं आया उसको स्किप किया, लेकिन काटा पीटी करने की कहीं कॉपी में गुंजाइश ही नहीं रखी, उसने कहीं क्रॉस का मार्क ही नहीं मारा। तो जैसे ही टीचर ने वो सवाल चेक किए, 29 तक टीचर पहुंचा, तो टीचर के दिमाग में अब ये आ चुका था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, अपने आप ही दिमाग चला जाता है, अपने आप ही। फिर टीचर का हाथ यूं ही चलता है, टिक 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 टिक। तो टीचर ने गौर ही नहीं किया कि ये ई की जगह बी लिख चुका है बच्चा, गौर ही नहीं कर पाया टीचर। उसके दिमाग में अब इमेज छप चुकी है कि ये बहुत होशियार है, टीचर ने उसको नंबर दे दिया। हालांकि गलत होता वो 3 नंबर, वो 4 नंबर पूरे 0 आते, लेकिन 4 में से 4 मिले उस बच्चे को उसके अंदर।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी इमेज ही ऐसी बना दी है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, ये सभी के साथ में ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है ना। ऐसे 10 से 20% केस आपको मिलेंगे जिसमें आपकी सफाई का बेनिफिट आपको मिल जाता है, किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिल ही जाता है। आपकी सफाई का, आपके काम करने के पैटर्न का आपको नंबर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। वो उसके साथ में हुआ, उसके नंबर शायद 96 या 95 आए थे 100 में से, उसके वही नंबर कटे जो सवाल उसने छोड़ दिए थे। टीचर ने उसके नंबर काटने की कहीं कोशिश नहीं करी। ऐसे ये दो ही ऐसे सिनेरियो नहीं, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो अभी तक मेरे साथ में हो चुके हैं जिनमें ये दो चीज़ें ऐसी रिपीटेशन के अंदर थी कि हम कोई चीज़, देखो एक कहावत है, कहावत क्या, शिव खेड़ा शायद आपने कभी नाम सुना होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी एक बुक है जीत आपकी। मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, पढ़ी भी है तो उसके शायद कुछ एक पन्ने ही पढ़े होंगे जो मेरे को अब याद नहीं है, लेकिन उस बुक का जो टाइटल था ना, जीत आपकी, उसके नीचे उन्होंने एक कोट लिखा है, एक लाइन लिखी है। वो कोट बहुत अच्छा है। वो लिखा हुआ है वहाँ पर कि एक सफल इंसान कोई अलग काम नहीं करता, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करता है, एंड दैट लाइन इज परफेक्ट। ये जो एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था यति वाला, ये एग्जाम्पल वही है। मतलब मैंने जो काम किया, यति ने जो काम किया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। किस में? सवालों के अंदर। सवाल उसे भी 5 करने थे, सवाल मुझे भी 5 करने थे, लेकिन उसके काम करने का पैटर्न उसे अलग बताता है कि यस शी इज़ द गर्ल हु डिजर्व। समझिए इस चीज़ को। मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है और अपने आप को कुछ अलग फील करवाना है लोगों से, उस भीड़ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काम वही करना है, कोई अलग काम नहीं करना। हम रोजाना उठते हैं, रोजाना खाते हैं, रोजाना अपना काम करते हैं, सारे काम वैसे के वैसे ही हैं। इट्स द पैटर्न यू डिड दैट। ये वो तरीका है जो आपको अलग बताता है कि हाँ ये इंसान कुछ अलग है, ये कैपेबल है कुछ अलग करने के लिए। और ऐसे इंसान जो वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। आपको भी मेहनत लगातार ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक जो है वो तभी लगाना जब अंत समय आ रहा हो। उससे पहले ब्रेक मत लगाना काम करने पर बच्चों। जब तक आप काम करते रहेंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा, तब तक आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे। दिमाग का चलना इससे भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ से भी है कि आप मन से कितना खुश हैं। ये जो दिल है ना, ये भी आपका खुशहाल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ मिलती है ना, अपन बोलते हैं ऑल इज़ राइट, ऑल इज़ राइट। वो मूवी देखी है ना, वो वाकई में कई बार काम करता है कि हो जाएगा, सब ठीक होगा, बस मेरे को काम करते रहना है, मेरे को सही काम सही तरीके से करते रहना है, अच्छे तरीके से करते रहना है। प्रैक्टिस की एक बात अगर मैं कहूँ तो सभी के आसपास में एग्जाम्पल्स होते हैं। मेरे एग्जाम्पल्स मेरे आसपास में ही हैं, आपके पास में भी ऐसे बहुत सारे। आपको दूर झांकने की जरूरत नहीं है, कभी दूर झांकने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो माई वाइफ प्रीति लखोटिया, आरती सिंह मेरी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड, राजेश सोनी, राहुल मायच हो गया, शुभम सिंह, इन सभी के नाम में कुछ और बोलता हूँ इसलिए याद करने में दिक्कत आ रही है। शुभम सिंह, निरंजन सिंह राठौड़, मंगावा, शिव सिंह मंगावा, ये रंजीत सिंह, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे आसपास में मेरे दोस्त ही हैं, ये जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस करी। प्रीति लखोटिया, माई वाइफ, शी इज़ इन बैंक एज एन IT ऑफिसर। आरती सिंह, शी इज़ SI इन पुलिस डिपार्टमेंट। राजेश सोनी वो बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर हैं। रंजीत गुप्ता, रंजीत किसमें है, डॉकयार्ड शिट मैं भूल रहा हूँ कि वो किस डिपार्टमेंट में, जबकि थोड़ी देर पहले मेरे को याद था वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। ऑलराइट, तो नारकोटिक्स के अंदर शुभम सिंह है, सेक्रेटरीट के अंदर शिव सिंह मंगावा है। ये ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार में ये चीज़ अचीव कर ली है। राहुल मैच DRDO के अंदर है ना।
तो डीआरडीओ सभी को पता होगा, अपनी जो इंडिया में डिफेंस के लिए जो रिसर्च करती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बच्चों? डीआरडीओ है। तो ये ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही ये जहाँ पर वो आज हैं वो एक बार में ही सक्सेस उन्हें मिल गई है, नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत बार फेल हुए होंगे, उन्होंने बहुत बार प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेंस में रहे होंगे, लेकिन अंत तक जब तक उन्हें वो चीज़ नहीं मिली जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं, तब तक वो रुके नहीं। उन्होंने लगातार प्रयास किया, ट्राई किया, ठीक है, और उस ट्राई करते टाइम वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। आज के टाइम पे सबके पास में डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, आप आसानी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। अपने आप को उन्होंने खुद को ही साबित किया है, क्योंकि इंसान को किसी दूसरे को साबित करने की इतनी ज़्यादा, देखो, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने की कभी कोशिश मत करना, यूजलेस है बच्चों। क्यों इम्प्रेस कर रहे हो दूसरे को भाई? अपने आप में ही इतनी काबिलियत रखो कि कम से कम आप अपने वजूद से तो कह पाओ कि हाँ, जो आप कर रहे हो वो सही है, एंड दैट इज गुड फॉर यू। इसका एक एग्जांपल मैं अभी निरंजन सिंह राठौड़ का ले सकता हूँ। मेरा फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, वो RAS मेंस में अभी क्लियर हुआ है, अभी जो रिजल्ट आया था उससे में क्लियर हुआ है। लगातार ट्राई, मतलब कितनी बार उसने RAS प्री दिया होगा, कितनी बार मेंस भी शायद दिया होगा, लेकिन सक्सेस अभी मिली। अगर वो बीच में रुक जाता, पहले या दूसरी बार में ही रुक जाता कि अब बस यार मैंने 3 बार ट्राई कर लिया, अब नहीं हो सकता, नहीं, वो रुका नहीं। और यही चीज़ उसे मेंस में क्लियर करा पाई। तो आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने मन में ये जो जिज्ञासा वाली बात है ना, चीज़ों को समझने की, उसे ख़त्म मत होने दो। अरे नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, वापस ट्राई करो, वो समझ में जाएगा कहाँ? अपना दिमाग बहुत ज़्यादा है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा एनर्जी अपने पास में, ठीक है। तो चिंता मत करो, चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मेरा जितना सपोर्ट आपको चाहिएगा, जितना मैं कर पाऊँगा वो ज़रूर करूँगा बच्चों। ये अब कैसे भी मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ, बहुत सारे बच्चे शायद इस चीज़ के साक्षी भी हैं कि मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया है उन्हें समझाने का, अलग से भी प्रयास किया है। उनको बोला है कि हाँ वीडियो कॉल करो, मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा। किसी को व्हाट्सएप पे कैसे भी समझाया, लेकिन समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि जो 12वीं का पार्ट मैं करवा रहा हूँ उसमें कम से कम बच्चा पीछे ना रहे। ऐसा होता है कि मेरे कई वीडियो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, हो सकता है ऐसा, आते हैं तो बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वापस से वही वाली बात है, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करें, ठीक है। ऑल राइट, तो मेरे वीडियोस इसी तरीके से आते रहें। आप बस सिर्फ और सिर्फ ये भगवान से प्रे करें कि कुछ अच्छा हो आपके साथ में भी और मेरे साथ में भी। चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना इसे सपोर्ट करें बच्चों। ये चैनल आप लोगों से ही है, जब तक आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तब तक ये चैनल अच्छा करने का लगातार प्रयास करता रहेगा। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स who taught me the various facts of life. थैंक यू सर। कुछ भी संभव नहीं है आपकी चीज़ों को, मतलब मैं कैसे उतार पाऊँगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ आप सभी ने मेरे में विश्वास जताया, सभी टीचर्स ने, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चरण स्पर्श आप सभी टीचर्स को, मेरे टीचर्स को, स्कूल लाइफ के टीचर्स को, मेरे कॉलेज लाइफ के टीचर्स को, मेरे माता पिता को। और ये एक चीज़ और देखिए बच्चों, कुछ भी हो अपने पेरेंट्स का हमेशा आदर करो। मैं हर बार ये बच्चों को बोलता हूँ कि जब सुबह उठो और घर से बाहर निकल रहे हो ना, पहला काम यही करना कि अपने माता पिता के कम से कम चरण स्पर्श तो ठोक दो। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि बच्चे भूल रहे हैं। ये एक लाइन कभी मैंने बच्चे को बताई थी, रामनिवास उसका नाम है, कि आजकल का दिन कैसे स्टार्ट होता है, पहले का दिन कैसे स्टार्ट हुआ। पहले जो छोटे बच्चे होते थे वो उठते थे और अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे, उन्हें चरण स्पर्श करते थे, ऐसे उनका दिन चालू हुआ करता था। आजकल के बच्चों का
फ़ोन और नोटिफिकेशन, अरे व्हाट्सएप पे कितना है, और फेसबुक पे कितना है, और ट्विटर पे कितने चले वो पता नहीं, और इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटो को कितना लाइक किया, इसमें जाता है। ये फैक्ट है बच्चों। आप सबसे पहले उठ करके अपने बगल में आप ही के साथ में सो रहे फ़ोन को देखते हो। ये करना बंद करो, ये करना वाकई में बंद करो। ये नोटिफिकेशन एक टाइम डाल लो ना यार, मतलब हर बार देखना ज़रूरी थोड़ी होता है, इतना क्या ज़रूरी भाई। हाँ, ये जो टाइम आपको मिल रहा है अपने परिवार वालों के साथ में बिताओ, अपने पढ़ाई में बिताओ, ऐसी चीज़ करने में बिताओ जो कि क्रिएटिव हो और आपके लिए अच्छा है। मोबाइल देखो, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसी समय देखो जब आपको वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है। नहीं तो ये एक ऐसा डिवाइस हम हाथ में लेकर के बैठे हैं बच्चों, जो लेकर के भी डूब सकता है और हमें ऊपर भी बढ़ा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मोबाइल का उपयोग अभी उतना ही करें, आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में उतना ही करें जितना होना चाहिए। गेम्स अगर आपको खेलने हैं तो आप आउटडोर गेम्स खेलो। अभी खैर कोरोना चल रहा है तो आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हो तो घर पे जाके बहुत सारे चेस है, कैरम है, लूडो है। क्यों आपको खेलना जरूरी है? लूडो इसी फ़ोन में क्यों खेलना जरूरी है भाई? हाँ, लूडो वैसे खेलो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैरम खेलो, ये चीज़ मतलब जब कोई आमने सामने होता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है, या कोई अलग मतलब वर्चुअल जगह बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं वो कैसे खेल रहा है। तो अपने आप को टाइम दो, अपने घर वालों को टाइम दो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और हमेशा कुछ ऐसा करने का प्रयास करो जिससे आपको अपने आप पे गर्व हो। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे गर्व होगा तो आपके माँ बाप को होगा, आपके परिवार वालों को होगा, आपके शहर को होगा, आपके जिस पर्टिकुलर एरिया से आप लिंक्ड है उसको होगा। शायद फिर आप कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे भारत को आप पर गर्व हो। ऑलराइट, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।